नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। ऋषिकेश में गीता प्रेस गोरखपुर के कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, केदारनाथ का पुनरुद्धार किया। बद्रीनाथ समेत 35 धामों को करेंगे रेनोवेट। सीएम धामी भी रहे मौजूद। देवभूमि को केंद्र सरकार की सौगात। विशेष सहायता योजना के तहत मिली पहली किस्त। 759 करोड़ रुपए मंजूर, 25 करोड़ जारी। दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च किए जाने को लेकर सियासत तेज। विपक्ष ने सरकार को लिया आड़े हाथ। भाजपा ने आरोपों को किया खारिज। महानगर बस सेवा समिति ने परिवहन विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। हाईकोर्ट आदेश के बावजूद टाटा मैजिक वाहनों के परमिट का नवीनीकरण। दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। और खटीमा के वरिष्ठ व्यापारी जशोधर भट्ट का नाले किनारे मिला शव। पिस्टल और सुसाइड नोट भी बरामद। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ऋषिकेश से खबर है। आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां पर उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के कार्यक्रम में शिरकत की और यह कहा कि केदारनाथ का पुनरुद्धार उन्होंने किया। इसके अलावा कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि गीता प्रेस का मासिक पत्र कल्याण बीते 100 वर्षों से सनातन संस्कृति और भारतीय ज्ञान को देशवासियों तक निरंतर पहुंचा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विकटकारी शक्तियां सिर उठाने का काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें सिर नहीं उठाने दिया जा रहा। आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अद्वितीय प्रगति कर रहा है। इसका समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत संस्था का ढांचा तैयार हो रहा है। गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति, धर्म ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में अतुलनीय योगदान देती आ रही है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठ जी, जयदयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। भाइयों बहनों, एक शताब्दी पूर्व पराधीन भारत में जिस प्रकार सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु सेठ स्वर्गीय जयदयाल गोविंदकार जी का और भाई जी स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस की नींव रखी थी, आज उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भारत को पुनः उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। खटीमा के जाने माने वरिष्ठ व्यापारी जशोधर भट्ट का शव सुजिया गांव में नाले के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और नगर में अस्पताल और गारमेंट का व्यवसाय चलाते थे। मंगलवार सुबह ऑफिस के लिए घर से निकले जशोधर भट्ट का शव झाड़ियों में मिला, जिसके बाद एक पिस्टल और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।
फॉरेंसिक टीम और पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी इच्छा से जान देने की बात लिखी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। प्रमुख व्यवसायी की मौत से पूरे खटीमा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में SI सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के शिनाख्त हुई है इनकी। ये पंजाबाग निवासी है करके, जसोदर कहते हैं भटजी इनका नाम है। और सुसाइड केस है शायद ये। जसोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली के निशान थे और रात्रि में पोस्टमार्टम के उपरांत हमने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया था। देहरादून में महानगर बस सेवा समिति ने परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति का आरोप है कि नैनीताल हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आरटीओ देहरादून टाटा मैजिक वाहनों के परमिट का नवीनीकरण कर रहा है। महानगर सिटी बस सेवा समिति के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने यह कहा है कि सिंगल दरवाजे वाले 8 सीटर वाहनों को सिटी बस बनाकर स्टेज कैरिज परमिट देना सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना और भ्रष्टाचार है। प्रदर्शनकारियों ने शासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गौर नहीं किया तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आप ये देखोगे कि परिवहन विभाग द्वारा ये छोटी सी तिरपाल लगी गाड़ी को इसे नगर बस बना दिया और ये हमारी सिटी बस है नगर की, और ये जो कि नगर बस है। आरटीओ कह रहा है कि ये नगर बस है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका डाली गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश द्वारा 3 सितंबर 2025 को पहले एक आदेश पारित करा गया था। उसमें बताया गया था कि जो भी टाटा मैजिक वाहन छोटी गाड़ी है उसमें जो भी अगर परमिट अगर पहले रिन्यूअल ना करा जाए, नवीनीकरण ना करा जाए, और इसमें यह भी है कि अगर पूर्व में भी अगर परमिट दिए गए हैं, जब तक कि फाइनल हियरिंग ना हो जाए जब तक परमिट जो है नवीनीकरण ना किया जाए। लेकिन अभी गुपचुप तरीके से परिवहन विभाग द्वारा अभी परमिटों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है और अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी डर नहीं है। रामनगर कोर्ट परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब हत्या के एक मामले में तारीख पर आए कि युवक ने जहर खाने की सूचना उनकी मिली। पुलिस ने आनन फानन में कौशल चिलवाल नामक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि डॉक्टरों की जांच में जहर खाने की पुष्टि नहीं हुई है। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि आरोपी पर रामनगर और कालाढूंगी में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित ने पुलिस और न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए ये नाटक किया था। फिलहाल एहतियात के तौर पर उसे हल्द्वानी रेफर किया गया है। पुलिस निगरानी में कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया था जिसमें एक लड़का जिसका नाम कौशल चिलवाल उम्र 25 साल है, जिसके द्वारा क्या बोलते हैं कोर्ट से सूचना मिली थी कि इसके द्वारा जो है एक पॉइजन खा लिया है, जिस पे तुरंत इसको यहाँ पे जो चिकित्सालय है रामनगर यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे डॉक्टर्स के आज जब डॉक्टर साहब से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा किसी प्रकार की कोई जहर की कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। और डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि अभी तक ना ही इसने खुद बताया है, ना ही हमें पता लग पाया है किसी प्रकार के ऐसा कोई जहर इसने खाया है। और एहतियातन के तौर पे इसको जो है अभी STH हल्द्वानी रेफ़र करके थोड़ा चेकअप के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मुझे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि क्योंकि इसकी आज एक डेट भी थी 302 के मामले में न्यायालय में, तो संभवतः ऐसा रहा होगा कि इसके द्वारा पुलिस और न्यायालय पर प्रेशर बनाने की वजह से ऐसा कुछ किया होगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर वन सुरक्षा बल ने जुड़का क्षेत्र में घेराबंदी कर खैर प्रजाति की लकड़ी के 9 गिल्टे बरामद किए।
देर रात जब 3 तस्कर बाइक से लकड़ी उठाने पहुंचे तो टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 तस्कर भाग निकले, जबकि उधम सिंह नगर निवासी कमलजीत सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीओ किरण शाह ने बताया कि पकड़ी गई लकड़ी की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है। वन विभाग ने तस्करी में इस्तेमाल बाइक को कब्जे में लेकर फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। कल दिनांक 20 जनवरी को मुझे मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि जुड़का क्षेत्र में लगभग 15 से 20 क्विंटल खैर किसी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। तो फिर मेरे द्वारा तुरंत ही एक एसओजी की कोर टीम गठित की गई और उसे प्राइवेट वाहन के द्वारा वहां पर चौकीदारी करने के लिए भेजा गया, जिससे कि हम वाहन के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकें। माल तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। इसमें स्थानीयों द्वारा भी काफी सहयोग किया गया और रात के लगभग 1 बजे के करीब 3 बाइक सवार आए और वो जैसे ही भरने जा रहे थे वो खैर की लकड़ी, तो हमारी टीम द्वारा उन्हें घेरा गया, पर अंधेरा का फायदा उठा के 2 भाग गए हैं। एक आरोपी कमलजीत निवासी बरहनी जिला उधम सिंह नगर, उसे गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे काशीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सांसदों द्वारा दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों ने इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सांसद अपनी सांसद निधि का अधिकांश खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। कई बार उत्तराखंड के लोग राज्य से बाहर भी बसे होते हैं और उनकी भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में कुछ धनराशि बाहर के क्षेत्रों में दी जाती है। ये निश्चित रूप से जो हमारे माननीय सांसद गण हैं वो अपना जो उनका बजट, जो उनकी निधि है, उसका खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। लेकिन कई बार जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो भी कहीं पर बाहर बसे होते हैं, तो उनकी कुछ भावनाएं होती हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप कुछ एक सीमित मात्रा में उन्होंने धनराशि दे दी होगी, अन्यथा उनके जो सांसद निधि है उसका पूरा का पूरा खर्च उनके संसदीय क्षेत्र में ही होता है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस शुरू से जिस मुद्दे को उठा रही है वो बार बार सही साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मानसून और आपदा के समय हालात और भी भयानक हो जाते हैं जब अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देहरादून में ही 100 से ज्यादा स्कूल ऐसे पाए गए हैं जिनकी भवन और मूलभूत सुविधाएं बेहद खराब हालत में हैं। कि कांग्रेस पार्टी शुरू से जिस बात को कहती आ रही है वो बात सदैव सत्य होती है। हमने कहा कि इस प्रदेश में स्कूलों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है और मॉनसून में भी आपने देखा कि 1500 से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जो खुद रिपोर्ट कह रही थी शिक्षा विभाग की, जो जर्जर अवस्था में पूरे प्रदेश में थे, जो जिनमें आपदा के वक्त और मॉनसून के वक्त माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें किसी दुर्घटना का डर रहता है। और आज भी वही हुआ, जब रिपोर्ट मांगी डीएम सविन बंसल जी ने तो आपने देखा दून में ही 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है। तो आप सरकार कह रही है एक तरफ कि आप शिक्षा को जो है प्रोग्रेसिव की तरफ ले जा रहे हैं, शिक्षा में विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जब स्कूलों की ही स्थिति ऐसी है कि आपके पास भवन नहीं है, आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है इस प्रदेश के बच्चों को पढ़ा करके अच्छा भविष्य देने का कार्य करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उनके विधानसभा क्षेत्र चंपावत में नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से निर्माणाधीन तहसील कार्यालय का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट के पास 13 करोड़ 85 लाख की लागत से बन रहे इस कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता गिरीश पंत ने जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह भवन लगभग 16 नाली भूमि पर बनाया जा रहा है। अब तक लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील कार्यालय का नया भवन बनने से आम नागरिकों को एक ही परिसर में बेहतर, सुगम और सुविधाजनक प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी। नैनीताल के बैल पड़ाव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि इन शिविरों से पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है। शिविर में जल जीवन मिशन, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। योजनाओं का लाभ मिलने पर ग्रामीणों ने सरकार का आभार जताया। उसके लिए भी म्यूनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 है वो, उसमें हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपैलिटी और पुलिस के लिए कहा है कि वहां पर जो हक हिस्से वाले या भूमिधरी अधिकार वाले लोग हैं उनसे दस्तावेज मांगे जाए, और अगर वो दस्तावेज दिखाने में विफल होते हैं और वहां पर कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट पाया जाता है तो माननीय न्यायालयों द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइंस दी गई है उसके आधार पर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी ने एक अभियान चलाया है कि हर स्थान पर हम इस प्रकार के न्याय पंचायतों में कार्यक्रम करें ताकि जनता को दूर न जाना पड़े और अपने स्थानीय स्तरीय अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। आज बैलपड़ाव न्याय पंचायत का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है बैलपड़ाव गेस्ट हाउस में, सिंचाई गेस्ट हाउस में। जिला अधिकारी और तमाम विभागों के अधिकारी आए हैं। आधार कार्ड भी बन रहे हैं, राशन कार्ड भी बन रहे हैं और तमाम राजस्व के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, फॉरेस्ट के सब अधिकारी आए। मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे क्षेत्र में पशुओं का, हमारा पशुओं द्वारा किसानों को नुकसान होना, गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, कई करोड़ों में बाकी है, और प्राधिकरण वाला बड़ा मुद्दा था, और किसानों की वर्ग 4 की भूमि का नियमितीकरण वाला मुद्दा है। इस तरह से कई अन्य भी समस्या थी जो कि मैंने उनके द्वारा रखी गई। और इतना है कि आज जो गौशाला रतनपुर में चलाए जा रहे थे हमारे द्वारा, उसका सरकार के द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया है। उसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ। सर, हम पानी के ट्यूबवेल के लिए समस्या लेके आए थे क्योंकि हमारे गांव में जनसंख्या 600 करीब है, पानी गांव तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हमें पानी का टैंक और ट्यूबवेल की जरूरत है। हमने आज यह समस्या वहां सुनाई और उसमें हाँ भरी गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के कपकोट निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। शहादत की खबर मिलते ही बागेश्वर के तहसील कपकोट के ग्राम गैनाड में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम है, हर दिल गर्व और पीड़ा से भरा हुआ है। गजेंद्र सिंह अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। माता पिता खेती पर निर्भर हैं, जबकि छोटे भाई की प्राइवेट स्कूल की नौकरी से मिलने वाली आय सीमित है। जिंदर सिंह गढ़िया 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के थे, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो यूनिट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी उनको स्कीम से जितनी भी योजनाएं हैं, सब में लाभ मिलेगा।
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही कार्यशैली के चलते प्रदेश में माफिया और अवैध कारोबारियों का साम्राज्य खड़ा हो गया है। समझ सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं जो हमारे एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर मुरुगेशन, वो ऑफिस में बैठ करके क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी ऑफिस में बैठ करके ऑफिस की शोभा बढ़ाना है? अरे आप निकालिए तो सही। आज प्रदेश में माफिया राज कायम हो गया, पूरे बदमाशों का साम्राज्य प्रदेश में स्थापित हो गया। तमाम तरह के नशीले कैप्सूल, ड्रग्स, ये जो जानलेवा डोरी पतंग बिक रही है, माफियाओं की इतनी ज्यादा आमद इस प्रदेश में हो चुकी है कि दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं वारदात को। बताइए, कोई पुलिस का खौफ नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या देख रहे हैं? क्या वो उनको, हम तो सरकार से कहेंगे अगर इन पे हमारा एक तरह से तंज भी है उनके ऊपर कि अगर उनपे लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं समझ रहा तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट बनाना चाहिए, एडीजी वीआईपी ट्रीटमेंट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पुराने फैसले को रद्द कर दिया है। मामले को ट्रिब्यूनल कोर्ट को लौटाते हुए 9 महीने के भीतर नए सिरे से फैसला सुनाने के निर्देश दिए गए हैं। आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Yeah.